नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। संदेश खाली केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। शाहजहां शेख केस की जांच करेगी सीआईडी। तो ईडी पर हमले के मामले की जांच बंगाल सीआईडी की ओर से की जानी है। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जिस केस में गिरफ्तारी हुई उसकी जांच अब सीआईडी की ओर से की जानी है। संदेश खाली केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में अपडेट सामने आ रहा है। शाहजहां शेख केस की जांच अब सीआईडी के हाथों में सौंप दी गई है। बिल्कुल, ईडी पर हमले के मामले की जांच करेगी बंगाल सीआईडी। जिस केस में गिरफ्तारी हुई उसकी जांच सीआईडी की ओर से की जाएगी। तो बंगाल पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। तो शाहजहां का सरपरस्त कौन है, ये बड़ा सवाल है और अब इसे लेकर सीआईडी जांच करेगी और माना जा रहा है कि इसके बाद खुलासा भी होगा। शाहजहां टशन में कोर्ट पहुंचा, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहा है। बंगाल पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट 10 दिन की पुलिस रिमांड पर मंजूरी मिली है। तो ये देखिए दबंगई की ये तस्वीर, जहां पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए शाहजहां कोर्ट में पहुंचा। शाहजहां की अकड़ की 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ विक्ट्री का साइन दिखाता आरोपी नजर आ रहा है, पुलिस का दल बल आपको अगल बगल नजर आ रहा होगा। 55 दिन बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। ईडी पर हमले के मामले की जांच अब बंगाल सीआईडी करेगी, लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आरोपी को थोड़ा सा भी संकोच नहीं है। जो उसने किया है, जो हमले की घटना घटी है, लेकिन उसके बावजूद भी अकड़ कम होती नजर नहीं आई। तो उधर बीजेपी ने भी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पर हमला किया और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। संदेश खाली में जिस तरीके से उसने अपराध किए हैं, कुकृत्य किए हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी है, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, उन्हें जेल भिजवाया है, उनकी हत्याएं कराई हैं, ये पश्चिम बंगाल का बच्चा जानता है। पश्चिम बंगाल को एक तरीके से पाकिस्तान बनाना चाहती है, देशद्रोहियों का अड्डा बनाना चाहती है, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। और ये गिरफ्तारी तो पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया है, ये तो हाई कोर्ट के निर्देश पे किया है। एक और अहम खबर आपको देंगे। 1993 बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को अजमेर टाडा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में बाकी दोनों आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब इस मामले को लेकर अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। आपको जानकारी हम दे दें कि टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस सुबह करीब 11:30 बजे का समय था, जब कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंची थी और वहां पर पूरे मामले की सुनवाई हुई। और उसके बाद इसमें टुंडा को तो बाहर बरी कर दिया गया है, लेकिन 2 अन्य आरोपी जिसमें हमीदुद्दीन का नाम आता है और इरफान का नाम आता है, दोनों ही दोषी करार दिए गए हैं। दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई है। सीरियल बम ब्लास्ट केस जिसमें कई लोगों की जानें गई थी और इस पूरे मामले पर आज जो है 30 साल बाद सुनवाई हुई और जो फैसला है वो सुनाया गया। करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्गुमेंट सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड और हीरो है, लेकिन मास्टरमाइंड और हीरो बताते थे। इंडियन फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है,
वो सच्चा होता है और लास्ट में उसकी जीत होती है, और यहाँ भी यही हुआ। अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है, इसकी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। क्या कारण रहे जो बरी? वो कांड फैसला आएगा, अभी देख के बताएंगे। अब अगला निर्णय क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध। तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस के 6 बाकी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। और जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है, स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया और सभी को अयोग्य करार दिया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि विधानसभा में बजट पारित करने के समय ये विधायक मौजूद नहीं थे, मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। ये विधायक किसी और पार्टी से जीते हैं और किसी और विधायक को वोट करते हैं। कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। बागियों पर एक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। स्पीकर के एक्शन के बाद अब सभी 6 बागी विधायकों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया। बागी विधायकों की सदस्यता छिन जाने के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संकट कम हो जाएगा। तो स्पीकर ने 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। अब ये सभी बागी विधायक जो हैं हाईकोर्ट का रुख करेंगे। स्पीकर के फैसले के बाद ये हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। दरअसल इन सभी विधायकों की सदस्यता यहां पर रद्द कर दी गई है। और भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में खेत के रास्ते आ रहे पेड़ को कटवाने की मांग को लेकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर कार्यवाहक तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे। युवक की मांग पर हालांकि पेड़ कटवा दिया, लेकिन युवक टावर से उतरने के लिए राजी नहीं है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा युवक को उतारने का प्रयास किया जा रहा है। दौसा के रायपुरा गांव के रहने वाले सचिन शर्मा की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गलत खून ग्रुप का खून चढ़ने से मौत हो गई। मृतक सचिन अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। सचिन की मौत के बाद परिवार मुश्किलों से गुजर रहा है। हालात इतना पीड़ादायक है कि सचिन के अंतिम संस्कार में और बैठक के लिए पैसे जो उधार लिए गए थे उसे लेकर अंतिम संस्कार किया गया। घर वालों की माने तो सचिन के परिवार के पास राशन तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। और सचिन के पिता ने कहा है कि बीमारी के कारण उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिसके कारण घर का खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही थी। खेती के लिए लिया गया लोन भी नहीं चुक रहा था और इसके लिए सचिन के पिता की जगह काम करने के लिए कोटपुतली गया हुआ था और इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत सचिन की हो जाती है। आप ये देखो कि मेरा ऑपरेशन करवाया था, मैं यहाँ आ गया था, मेरी किडनी खराब होगी थी, जब फतरी होगी बोले फतरी का ऑपरेशन करावा के लिए मैं गांव आया। मैंने फिर एसओएमएस में जांच करवाई तो मेरी एक किडनी तो खराब निकली, दूसरी किडनी में 13 mm की फतरी सी। फिर उन्होंने कि भाई वो करवानी पड़ेगा या निकलवानी पड़ेगी, उन्हें पैसा हो ना। फिर हमने क्रेडिट कार्ड उठवाए जो, और साहब का खर्चा पानी के लिए पैसा हो जाएंगे मन की माँ के लिए। और ब्लड का सैंपल तो कैसे चेंज हुआ इसका तो हमें अभी तक पता नहीं चला है। उनको 12 तारीख को सुबह 6:30 बजे सूचना मिली थी कि सचिन का एक्सीडेंट हो गया है, कोटपुतली किसी फोर व्हीलर को टक्कर मारी।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर श्रीगंगानगर के दौरे पर आए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 8 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। और साथ ही कहा कि राजस्थान की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है, लेकिन मौजूदा वक्त में महज 4 करोड़ 38 लाख उपभोक्ता ही इसके दायरे में आ रहे हैं और ऐसे में जल्द ही लगभग 8 लाख नए लाभार्थियों को NFSA पोर्टल से जोड़ा जाएगा। और सुमित गोदारा ने लोगों से भी अपील की है। और एक विभाग के द्वारा अभी जैसे जो हमारे पोर्टल में 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग की सीमा है राजस्थान की, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA जो 13 उसके नियम के तहत है कि किसी भी स्टेट की जो आबादी है जो सेंसस में ली गई है उसमें हर स्टेट का कोटा फिक्स है। उसमें राजस्थान का 4 करोड़ 46 लाख है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा केंद्रीय मंत्री जी को कि आबादी बढ़ते हुए देखते हुए और उसमें कुछ हमें संशोधन करके कुछ सहूलियत दी जाए। और दूसरा कि इसमें अभी 4 करोड़ 38 लाख लोगों को मिल रहा है, तो 8 लाख लोगों का हमने अभी विभाग ने स्वीकृति जारी करी है। और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। सीएमओ में कानून व्यवस्था पर बैठक, सीएमओ पहुंचे डीजीपी UR साहू, सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक कर रहे। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में इस वक्त बैठक चल रही है और इस बैठक में डीजीपी UR साहू भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनके साथ इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि प्रदेश में क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वहीं सरकारी सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत के प्रयास अब असर दिखाने लगे हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत आज सुबह ठीक 9:30 बजे अचानक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय के औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मुख्य सचिव को हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय की तस्वीरों में पहले की तुलना में सुधार नजर आया। तो अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी समय से पहले ही पहुंच चुके थे। निश्चित रूप से वो दौरे को शायद 1 महीना करीब हो गया और आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं 7-8 जगह गया। हमारे बाकी जो सीनियर सेक्रेटरीज हैं वो अनेकों जगह गए और जैसा मैंने कहा आज हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में मैं तो समय से पहले ही आ गया था, लेकिन समय तक जो निर्धारित समय है उसमें उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब लोग काफ़ी हद तक समय पे आने लग गए, एक वो भी सुधार है। दूसरा जैसे मैंने कहा पेंडेंसी बहुत कम हो गई। खबर दौसा के मुंडियाखेड़ा गांव से है, जहां उप जिला अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें पहले से जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसमें पाटोल पोश को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान पाटोल पोश की पट्टियों को रखने के लिए जमीन को चुना गया, जिसमें वो जमीन पर रखने लगे तो 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और कहासुनी लाठी भाटा जंग तक पहुंच गई। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को सिकराय उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घटना की सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब बात यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के बयान से उदयपुर वासी भी इत्तेफाक रखते हैं। दरअसल उदयपुर वासियों का भी मानना है कि एक देश में समान कानून रहना चाहिए और इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए और यह राष्ट्रहित में होगा। वासुदेव देवनानी के बयान से आमजन कितना इत्तेफाक रखता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या सोचता है, ये जानने की कोशिश हम उदयपुर वासियों से करेंगे। आप बताइए क्या सोचते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? देखिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर सभी धर्म, जाति, समाज के लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष ने जो बताया है कि होना चाहिए, निश्चित रूप से ये सभी धर्मों जातियों को एक रखने के लिए, सभी प्रकार की समानता को रखते हुए इस वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष राज्य देश को बनाने के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है।
जैसे कश्मीर में धारा 370 हटी और पूरे देश में एक समान कानून हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो आपको लगता है कि पूरे देश में समरूपता आएगी? बिल्कुल, एक समान कानून होना ही चाहिए। यहाँ ऊंच नीच छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी धर्म जाति का वर्ग भी नहीं होना चाहिए। ये कानून बहुत अच्छा है और अगर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने अगर इस तरह को सोचा है तो निश्चित रूप से कोई अच्छा पहल करके ही सोचा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अभी जो देश में जितने नए कार्य हो रहे हैं वो अच्छा है और जो चीज बातें जो भी आ रही है वो सबके लिए अच्छी बातें हैं। और हिंदुस्तान एक राष्ट्र के नीचे सब खड़े होते हैं, वहाँ कुछ जात पात ही देखा जाता है, तो इसमें क्या सोचना है? ये भी बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। और सब धर्म एक नीचे एक झंडे के नीचे आते हैं तो उसी को साथ में लेकर चलना चाहिए। आप क्या मानते हैं, युवा क्या सोचता है कि क्या वास्तव में राष्ट्र में उचित फैसला है अगर ये लागू होता है? जैसे अपन मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से अपन को सारे धर्म एक झंडे के नीचे आने चाहिए एक देश में। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, पानी की डिग्गी में 2 शव मिले हैं, युवक और युवती के शव बरामद किए गए। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो पानी की डिग्गी में ये 2 शव मिलने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, दोनों के शवों को कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवा दिया गया है और आगे इस पूरे मामले की जांच जो है की जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु राम मंदिर में दिल खोलकर दान दे रहे हैं। मुस्लिम राम भक्त भी राम मंदिर में दान दे रहे हैं। फतेहपुर जेल में बंद एक मुस्लिम कैदी ने प्रभु राम को ऐसा दान दिया जिसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। उसने राम मंदिर ट्रस्ट को 1075 रुपए का चेक सौंपा है। जेल में काम करने के दौरान 1.5 महीने में उसे जो पैसे मिले उसने उसे रामलला को अर्पित कर दिए हैं। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, सूरतगढ़ में बम मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे एरिया में अंडर ब्रिज के पास बम मिला है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया है। रेलवे पुलिस का स्टाफ भी निरीक्षण करने पहुंचा। मामले को लेकर सेना अधिकारियों को जानकारी भी दी गई है। तो सूरतगढ़ में बम मिलने से हड़कंप मच गया है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मामले को लेकर सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई। रेलवे एरिया में अंडर ब्रिज के पास ये बम मिला है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया है। तो पूरे मामले को लेकर तफ्तीश भी की जा रही है कि आखिर ये बम यहाँ पर किसने रखा होगा, क्या मकसद इसके पीछे, और तमाम सवालों को लेकर तफ्तीश लगातार जारी है। वहां पर रेलवे पुलिस का स्टाफ निरीक्षण करने पहुंच चुका है और अब बम को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कोटा के नानता क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। बीती रात 9 बजे के आसपास पैंथर दिखाई दिया है और ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर पैंथर के मूवमेंट देख सकते हैं। तो क्रेशर में लगे सीसीटीवी में पैंथर की तस्वीर कैद हुई है। नानता इलाके में पहले भी पैंथर देखा गया था। नानता स्कूल के आसपास कई दिनों तक पैंथर का खतरा बना रहा और पैंथर के चलते लोगों में दहशत का माहौल भी दिखाई दिया। और एक बार फिर से चूंकि पैंथर का मूवमेंट देखा गया, ऐसे में लोग वहां पर डरे सहमे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप पैंथर का मूवमेंट देख सकते हैं। रात का समय है और सुनसान सड़कें हैं। इस दौरान पैंथर जो है वो रिहायशी इलाकों में घूमता नजर आ रहा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।